नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी भाग 1 कृतिका, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है जो एक ही अंक में समाप्त होने वाली है और इसमें स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी परंपराओं और हमारे समाज में जो भी लड़की के विवाह के समय समस्या आती है उसको दर्शाया गया है। तो ये एक एकांकी है बच्चों। एकांकी का अर्थ होता है कि एक ही भाग में समाप्त होने वाली। जिस प्रकार से आप कोई नाटक देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं और उसके अगले एपिसोड यानी अंक का इंतजार करते हैं, ये उस तरह से नहीं है। ये केवल एक ही अंक में समाप्त होने वाली है। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें पात्र कौन कौन है, कौन कौन भूमिका निभा रहे हैं, उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले है राम स्वरूप, प्रेमा जो कि राम स्वरूप की पत्नी है, उमा राम स्वरूप की पुत्री, रतन राम स्वरूप का नौकर, गोपाल प्रसाद और शंकर गोपाल प्रसाद का पुत्र। ये इसमें मुख्य पात्र है बच्चों। ये एकांकी जो सामाजिक एकांकी बताई जा रही है, इसमें हमने बताया आपको कि लड़की के विवाह के समय सबसे पहले एक दहेज नामक समस्या सामने आती है और इसमें जो गोपाल प्रसाद और शंकर है वो शंकर का रिश्ता लेकर के राम स्वरूप के घर आते हैं। किसको देखने के लिए? उमा के घर आने वाले हैं। तो जब भी कोई मेहमान आता है तो खास तौर पर तैयारी की जाती है। तो उसी तरह से इनके घर में भी तैयारियां चल रही है। तो आइए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। राम स्वरूप और उसका नौकर रतन एक कमरे में तख्त पर दरी बिछाते हैं, नई चादर बिछाते हैं, कमरे को सजाया जाता है। इसी दौरान अंदर से प्रेमा आती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी यानी राम स्वरूप की बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। उसे तैयार होने के लिए पाउडर वगैरह दिया, लेकिन वो किसी भी चीज का शौक नहीं रखती। इस पर राम स्वरूप जी कहते हैं कि उसे इन चीजों का शौक है ही नहीं, पता नहीं किस किस्म की लड़की है। तब वो बताते हैं कि प्रेमा किस नाम की दवा है, कि अगर माँ ही बेटी को नहीं समझा सकती तो क्या फायदा। तब प्रेमा चिढ़कर कहती है कि मैंने तो बताया था कि आप 10वीं तक ही पढ़ाइए इसको, लेकिन आपने तो उमा को बीए तक पढ़ाया है। अब ये बात सुनकर राम स्वरूप अचानक से बोल पड़ते हैं, कहते हैं चुप हो जाओ, ये बातें लड़के वालों के सामने नहीं कहना, वरना वो लड़की को पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गोपाल प्रसाद को तो कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए। अब नाश्ते के बारे में जिक्र करते हैं कि क्या सभी घर में नाश्ता तैयार है, क्या घर में नाश्ता तैयार है? तो प्रेमा कहती है हाँ, बस टोस्ट के लिए मक्खन नहीं है, बाकी सब तैयार है, अंदर कमरे में रखा है। इस पर राम स्वरूप रतन को मक्खन लेने के लिए बाहर भेजते हैं। तभी रतन की नजर सामने से आ रहे 2 मेहमानों पर पड़ती है और वो रतन राम स्वरूप को बताता है कि कोई आ रहा है और खुद पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। तभी राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर का स्वागत करते हैं, अंदर आने की औपचारिकताएं करते हैं और फिर बैठकर बातचीत करते हैं। तभी राम स्वरूप शंकर से पूछता है कि तुम्हारी बीएससी की पढ़ाई जो पूरी हो चुकी थी, अब मेडिकल कॉलेज में तो शायद तुम्हारा 1 साल बचा है। इस पर शंकर कहता है कि नहीं, 2 साल बाकी है। तभी बीच में गोपाल प्रसाद बोल पड़ता है कि ये बीमार हो गया था, जिस कारण इसके 2 साल बचे हैं। और फिर गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप अपने जमाने की तुलना नए जमाने से करते हैं, यानी कि अतीत की तुलना, अतीत यानी कि जो बीत गया उसकी तुलना वर्तमान से करते हैं और बातचीत करते हुए कहते हैं कि हमारे समय में हम दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, फिर भी कोई कमी नहीं थी और ताकत तो इतनी थी
कि कोई कह दे कि लड़का कमजोर है, लेकिन आजकल देखिए लड़के बहुत कमजोर हो चुके हैं, जरा सी सर्दी खांसी हो तो सहन नहीं कर पाते। ये सारी चीजें अपने जमाने की बातें याद करते हुए कौन कौन कहता है? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद। तभी रामस्वरूप नाश्ता लेने के लिए अंदर जाता है और उसके जाने के तुरंत बाद गोपाल प्रसाद व शंकर आपस में बातचीत करते हैं कि हैसियत भी अच्छी है, आदमी भी भला है, तो बस लड़की देख लेते हैं कैसी है, फिर बात पक्की हो जाएगी। तभी रामस्वरूप आ जाता है, नाश्ते की औपचारिकताएं की जाती है और इस बार रामस्वरूप शंकर से चाय नाश्ते की पूछता है। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि मुझे तो चाय में चीनी ज्यादा पसंद है, और शंकर इस पर व्यंग करता है कि ज्यादा चीनी पर तो सरकार भी टैक्स लगाने वाली है। तभी गोपाल प्रसाद भी हास्य व्यंग चल रहा है, ये कहते हैं अरे सरकार को आमदनी बढ़ानी है तो औरतों की खूबसूरती पर टैक्स लगाया जाए। इस पर सभी हंसने लगते हैं। अब बातों ही बातों में गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। तभी रामस्वरूप कहते हैं अजी नहीं नहीं, वह तो केवल मैट्रिक पास है। गोपाल प्रसाद यह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए। वो कहते हैं कि अगर लड़की ज्यादा पढ़ेगी तो वो अखबार पढ़ने लगेगी, पॉलिटिक्स में जाने लगेगी और भी बाहर जाकर कोई कार्य करने लग जाएगी। तभी शंकर बीच में हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि हाँ सही है, लड़की कम पढ़ी लिखी हो, हमें तो लड़की को घर में रखना है, कोई नौकरी थोड़ी ना करानी है। ये सारी बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो शांत रह जाता है क्योंकि वो एक लड़की का पिता है और उसे अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में पढ़े लिखे परिवार में करनी। तो कहते हैं कि गोपाल प्रसाद और शंकर बहुत ही दकियानूसी विचारों के थे, औरतों के प्रति बहुत ही पुरानी विचारधाराएं रखते हैं। तभी वहां पर उमा एक तस्तरी में जो ट्रे होती है उसमें पान लेकर आती है और उसको आता देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर की नजर उमा पर पड़ती है और दोनों ही उसे देखकर एक साथ बोलते हैं ये क्या चश्मा। अब चश्मा देखकर उनको हैरानी होती है और वो कहते हैं कि क्या ये चश्मा पढ़ाई की वजह से है। तभी बीच में रामस्वरूप कहते हैं कि नहीं, ये चश्मा तो इसके आंख दुखने का कारण था, कुछ दिनों के लिए है, ये उतर जाएगा। इस बात पर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं उमा से कि उमा को कढ़ाई बुनाई सिलाई का शौक है क्या। तभी रामस्वरूप उमा से कोई बोलने से पहले कहते हैं कि ये जो पर्दे हैं ये भी इसी ने सिले हैं और तो और मेरी कमीजें भी उमा ही सिलती है। ये औपचारिक। उसके बाद गोपाल प्रसाद कमरे में टकी एक पेंटिंग के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि क्या ये पेंटिंग उमा ने बनाई है। तो बीच में रामस्वरूप फिर से कहता है कि हाँ हाँ ये उमा ने ही बनाई है। अब गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के लिए कहता है और रामस्वरूप भी उमा को कहता है कि बेटी कुछ गाकर सुनाओ। अब उमा ने हारमोनियम लिया और मीरा के पद उनको सुनाने लगती है। मीरा के पद गाते गाते वो उसकी नजर शंकर पर पड़ती है और वह शंकर को पहचान लेती है और उसी समय रुक जाती है। सभी ने गाने की तारीफ की, स्वर वाकई बहुत अच्छा था और मीरा के पद थे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। ये पद गाए उसने और वो रुक गई। इसके बाद गोपाल प्रसाद उनसे पूछते हैं उमा से कि क्या तुमने इनाम वगैरह भी जीते हैं। बीच में रामस्वरूप बोलने ही वाला था कि गोपाल प्रसाद ने उसे चुप रहने के लिए कहा और बोले कि जरा उमा को भी मुंह खोलने दीजिए। रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ उमा बोलिए, आप बताइए इनको। तब उमा धीरे स्वर में लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि क्या मेज कुर्सी का मोल भाव करते समय उससे कोई बात पूछी जाती है। उसे तो केवल खरीदार को दिखा दिया जाता है, अगर खरीदार पसंद कर ले तो ठीक वरना नहीं। ये बात सुनकर गोपाल प्रसाद हैरान रह जाते हैं और रामस्वरूप को डांटते हुए कहते हैं कि ये क्या, तुमने हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है।
तभी उमा कहती है कि इतनी देर से आप हमारा मोल भाव कर रहे हैं, तब आपको शर्म नहीं आई क्या? तब हमारी बेइज्जती नहीं हुई? रामस्वरूप भी उमा को डांटते हैं, लेकिन उमा कहती है बाबूजी मुझे बोलने दीजिए। हम क्या भेड़ बकरियां हैं? क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनकी कोई मर्जी नहीं होती? क्या उनकी सहमति से रिश्ता नहीं होना चाहिए? ये इतनी देर से हमें भेड़ बकरी समझ रहे हैं और कसाई की तरह हमारा मोल भाव कर रहे हैं। इतनी बात सुनते ही गोपाल प्रसाद क्रोधित हो जाते हैं और वो वहां से खड़े हो जाते हैं। तभी उमा फिर से कहती है, हाँ जाइए, आपको तो जाना ही है, पर जाते हुए पहले ये जरूर पता कर लेना कि आपके साहबजादे यानी कि शंकर की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, क्योंकि पिछली फरवरी में ये छात्रावास में लड़कियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, तो वहां फिसल कर गिर गया था और किस तरह से ये अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। ये सच्चाई सुनकर गोपाल प्रसाद को क्रोध किस पर आना चाहिए था? शंकर पर, लेकिन वो क्रोध करते हैं राम स्वरूप पर और कहते हैं तुमने तो हमारे साथ धोखा किया। फिर वो उमा से कहते हैं क्या तुम पढ़ी लिखी हो? वो कहती है कि मैं बीए पास हूँ, पढ़ाई की है, कोई चोरी नहीं की, आपके बेटे की तरह मान सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी की है। तभी गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को डांट पर गुस्सा होते हैं और वहां से चले जाते हैं। उमा रोने लगती है। राम स्वरूप चुपचाप यह सब देखता रहता है। कमरे में सन्नाटा है। अंदर से प्रेमा आती है, उमा को रोते हुए देखती है। बिल्कुल उस समय कमरे का माहौल शांत है और तभी रतन मक्खन लेकर आता है और पर्दा गिर जाता है। तो बेटा ये इस एकांकी का सार है। धन्यवाद।